नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अभी हम जो राजनीति का 11वां लेसन है भारत की न्यायपालिका, हमने पढ़ा था कि सरकार के जो 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायतंत्र, उसी में हम 10वें लेसन में विधायिका राज्य स्तर और केंद्र स्तर पर भी और कार्यपालिका, वो दोनों अंगों के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी इस लेसन में हम सरकार का जो तीसरा अंग है न्यायपालिका, न्यायतंत्र, उसके बारे में अभ्यास करेंगे कि न्यायतंत्र जिसको स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा सुरक्षित रखा गया है, उसकी विस्तृत में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो भारत की संघीय शासन व्यवस्था यानी पूरे देश का जो सभी राज्यों पर जो कंट्रोल है वो संघीय शासन व्यवस्था है। उसमें पूरे देश में सीढ़ी नुमा, सोपानबद्ध, सुग्रथित और एक सूत्रीय न्याय पद्धति है। और वो न्यायपालिका की जो हमारी रचना है सुग्रथित है, वो पिरामिड जैसी है। तो हमारे देश में एकल न्यायतंत्र की रचना है। एकल तंत्र मतलब एक प्रकार का न्यायतंत्र गांव से लेकर केंद्र में उसका मतलब एक सुग्रथित है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। जिसके अनुसार हम देखेंगे कि सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं, वो दिल्ली में है। तो सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में है भारत के, बाद में उसके नीचे उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय भारत के हर एक राज्यों में या 2 राज्यों के बीच होती है। तो गुजरात में ऐसी उच्च न्यायालय जो है, जिसको हाई कोर्ट भी कहते हैं, वो अहमदाबाद में है। उसके अंडर में जिला न्यायालय या और अधीनस्थ न्यायालय होती है, वो हर एक जिले में होती है। जो भी राज्य है वो राज्य में जितने भी जिले आते हैं वहाँ जिला न्यायालय, और उसके नियंत्रण में अंडर में ट्रायल कोर्ट तथा विशिष्ट न्यायालय। ट्रायल कोर्ट में तहसील न्यायालय जिसको हम बोलते हैं वो, और विशिष्ट न्यायालयों की भी रचना की गई है। तो ये हम आपको कोई कारण है कि भारत की न्याय व्यवस्था सुग्रथित एकल न्याय व्यवस्था है, तो हम कह सकते हैं देखो कि सबसे नीचे अगर हमें कोई प्रॉब्लम है और हम शिकायत करनी है, तो सबसे पहले हमारे एरिया में जो न्यायालय वहाँ पर जाते हैं। जैसे कि तहसील न्यायालय होती है, वहाँ पर हमें संतोषकारक न्याय नहीं मिले तो हम जिला न्यायालय में जाएंगे। जिला न्यायालय में भी हमने जो याचिका दाखिल की है, केस दाखिल किया है, और उसका हमें संतोषप्रद न्याय नहीं प्राप्त हुआ है, तो हम उच्च न्यायालय में जाएं। उच्च न्यायालय में भी हमारा केस किया हुआ है और जो हमें न्याय प्राप्त करना है वो हमें नहीं मिलेगा, तो सबसे ऊपर हम जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, अंतिम निर्णय, उसके निर्णय को कहाँ पर भी हम नहीं ले जा सकते, कोई भी कोर्ट में नहीं ले जा सकते। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम निर्णय है, वो हमें मानना पड़ता है। ते हुआ एक सुग्रथित न्यायतंत्र। अभी हम देखेंगे कि न्यायतंत्र क्यों जरूरी है, न्यायपालिका की अनिवार्यता क्यों है, उसका महत्व क्या है। तो ये न्यायपालिका है, हम सब जानते हैं, अगर न्यायपालिका नहीं होती तो किसी को कुछ डर नहीं होता। कानून है तो लोगों को डर है, कानून नहीं होता तो लोगों को डर नहीं रहता। कोई किसी का भी खून खराबा, लूटपाट, चोरी, जो अपराधी गुनाह प्रवृत्तियाँ है वो बढ़ जाती। तो वो तो कॉमन हम भी जानते हैं। उसके अलावा हम देखें कि वो नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और देखभाल करता है कि हमारे संविधान ने हमें जो 6 अधिकार दिए, स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, अगर ये कानून नहीं होता तो ये सारे अधिकार दूसरी व्यक्ति या सरकार या कोई संस्था हमारे से छीन सकती थी। लेकिन ये कानून है तो वो न्यायपालिका है तो वो हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। दूसरा, केंद्र और राज्य के बीच झगड़े होते। कई बार कोई प्रश्न को लेकर, कोई ग्रांट को लेकर, मदद को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच झगड़े।
कई बार दो राज्य के बीच, मानो कि दो पड़ोसी राज्य, मानो कि गुजरात और पड़ोसी राज्य उसका राजस्थान, कोई बॉर्डर को लेकर है, पानी के बंटवारे को, भी नदी बहती है तो पानी को बंटवारे के लेकर भी कोई समस्या है, तो उनके बीच के जो झगड़े हैं वो ये हमारी न्यायपालिका सुलझाती है। बाद में हम देखें कि जो हमारी न्याय व्यवस्था है, संघीय शासन है, तटस्थ तथा निष्पक्ष है, क्योंकि वो तटस्थ और निष्पक्ष, क्योंकि अगर वो तटस्थ या निष्पक्ष नहीं होती तो निर्दोष को सजा या दंड हो सकता है और गुनहगार खुलेआम घूमता है और उसको फायदा होता है। इसीलिए गुनहगार को ही सजा मिले और निर्दोष को न्याय मिले, उसके लिए ये न्यायपालिका का तटस्थ यानी भेदभाव नहीं करने की नीति और निष्पक्ष, किसी का भी न पक्ष लो, ये होना जरूरी है। अभी संविधान की जो सर्वोपरिता पर कोई प्रभाव न पड़े, इसलिए किसी भी कानून की जो कलम है, धाराएं हैं अथवा उसमें किए गए प्रावधान संविधान के साथ सुसंगत है या नहीं, उसकी जांच के लिए संविधान का अर्पण करने के लिए न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण, क्योंकि जो भी कानून बनाए जाते हैं वो हमने पहले भी देखा है कि वो संविधान के नियमों के खिलाफ नहीं होने चाहिए। जो भी कानून बनते हैं वो संविधान के साथ सुसंगत होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, कोई कानून बनाया है, राज्य सरकार ने बनाया हो चाहे केंद्र सरकार, लेकिन वो संविधान के जो नियम है उसका उल्लंघन करते हो तो उसको देखने का काम ये न्यायपालिका का है। विधायिका तथा कार्यपालिका द्वारा संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन, अभी विधायिका है राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद और केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा, वो भी अपने पद का गलत इस्तेमाल न करे, यानी पद का फायदा उठाकर निर्दोष पर अत्याचार शोषण न करे, वो भी ये न्यायपालिका देखती है। तो न्यायपालिका एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, तटस्थ तथा निर्भीक न्यायपालिका लोकतंत्र की आधारशिला है कि लोकतंत्र में न्यायपालिका का निष्पक्ष, तटस्थ और निर्भीक, किसी से डरे बिना न्याय करना वो एक आधार स्तंभ है। कई बार हम कोई सीरियल पिक्चर वगैरह में देखते कि कोई बड़ा नेता हो, मुख्यमंत्री हो या मतलब उसका बेटा हो या कोई कलेक्टर हो या कोई बड़ी पोस्ट पर कोई व्यक्ति होता है और उसका फ़ायदा उठाकर अपने रिश्तेदारों को वो गुनाहखोरी से बचाते हैं और निर्दोष व्यक्तियों को सजा दिलवाते हैं। तो ऐसा न हो, इसके लिए ये न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका से अलग रखा गया है, तटस्थ रखा गया है कि कोई उसमें इंटरफेयर न करे। न्यायिक प्रक्रिया में क्षति या विलंब न हो, क्योंकि न्याय की प्रक्रिया हमने ज़्यादातर सुना है, देखा है कि बहुत लंबी होती है, तारीख पे तारीख, यानी तुरंत न्याय नहीं मिलता है। सभी नागरिकों को त्वरित और सस्ता और समान न्याय प्राप्त हो, तो ये संविधान के उद्देश्य तभी ही सिद्ध होते हैं। जहाँ पर कार्यपालिका तथा जागृत विधायिका हो वहाँ पर न्यायतंत्र हमेशा सक्रिय रहना आवश्यक है। यानी जो सरकार, वर्तमान सरकार होती है, विधानसभा और विधान परिषद अगर सक्रिय है, सजाग है, तो और जो मंत्री है वो भी सजाग रहेंगे तो न्यायपालिका सक्रिय रहेगी, यानी अपना काम ईमानदारी से और जल्दी से करती है। लेकिन कई बार कार्यपालिका तथा प्रशासनिक कार्यपालिका और प्रशासकीय कार्यपालिका यानी जो अधिकारी हैं, अगर वो निष्क्रिय होते, वही गैर जिम्मेदार होते, वही बेईमानदार होते, तो उसके कारण तथा विधायिका का कोई अंकुश न्यायपालिका पर नहीं होता, तो उसके परिणाम स्वरूप जागृत, निडर, स्वतंत्र, निष्पक्ष ऐसी न्यायपालिका महत्वपूर्ण न्यायिक सक्रियता दिखाती है। अगर वो लोग सक्रिय रहेंगे, यानी विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासकीय कार्यपालिका सक्रिय रहेंगे तो ही न्यायपालिका सक्रिय दिखाई देती है। तो ये दिखा हमने न्यायपालिका का महत्व, यानी न्यायतंत्र का महत्व। अभी हम देखेंगे कि न्यायपालिका का जो सबसे ऊपर सर्वोच्च जो न्यायतंत्र है वो है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उसके बारे में। तो देश की न्याय व्यवस्था में सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है। खाली जगह MCQ में भी आ सकता है, आप लोग याद रखना। तो भारतीय संविधान के अनुसार हम देखिए देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है,
खाली जगह एमसीक्यू में है कि भारत की या हमारे देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी है, या खाली जगह है, तो आएगा सर्वोच्च न्यायालय, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। और वो कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। भारत के सभी दीवानी और फौजदारी, वो तो आपको पहले भी बताया है, दीवानी यानी जो मिलकत संपत्ति से रिलेटिव केस होते हैं, और फौजदारी यानी चोरी लूटपाट झगड़ा से रिलेटिव जो केस होते हैं, जिसको हम याचिका भी बोलते हैं, वो न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन उसकी सहायता करने का कार्य करते हैं। तो ये सभी को सर्वोच्च न्यायालय के अधीन ये दोनों अदालतें काम करती हैं। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और उसके अलावा 28 अन्य याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश, मेन मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उसके अलावा 28 यानी कुल 29 न्यायाधीश होते हैं। और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश यानी 29 न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के सदस्यों की संख्या में संसद परिवर्तन कर सकती है, उसके जो सदस्य है उसकी संख्या बदलती रहती है। परंतु राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक काम जो है उसका बोझ बढ़ गया है, तो वह संविधान की सत्ता के अनुसार एड हॉक न्यायाधीशों की यानी 29 के अलावा और न्यायाधीशों की भी नियुक्ति, काम का लोड ज़्यादा है तो राष्ट्रपति और न्यायाधीशों की भी नियुक्ति कर सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सीनियरिटी के आधार पर होती है, यानी जो न्यायाधीश मानो कि और 28 है, उनमें जो सीनियर हैं वो मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। और मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायाधीश के साथ साथ विचार विमर्श करके की जाती है। अभी उनकी हम योग्यताएं देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन बन सकता है। तो पहला तो सबको पहले भी आपको बताया योग्यता में, वो चाहे विधानसभा का लिए हो, संसद के लिए हो, संसद में लोकसभा या राज्यसभा के लिए हो, वो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। यहाँ पर हम न्यायाधीश का देख रहे हैं तो उसकी योग्यता और सारी बदल जाएगी। वो भारत के किसी भी, अभी यहाँ पर हम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता देख रहे हैं, तो वो उसके नीचे की जो न्यायालय है उच्च न्यायालय, जो हर एक राज्य में या 2 राज्य में मिलकर होती है, वो उच्च न्यायालय में उसका कम से कम 10 वर्ष का वकील के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए। अगर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो उच्च न्यायालय में 10 साल का वकालत का अनुभव होना चाहिए। और राष्ट्रपति के मतानुसार वो न्यायविद और प्रसूत जो कानून है उसका विशेषज्ञ, यानी कानून की जो सभी धाराएं कलम है उसका वो विशेषज्ञ जानकार होना चाहिए। और उसकी उम्र 65 वर्ष या उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 65, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, तो आपको याद रखना है। तो इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी निवृत्ति यानी वो जो रिटायर है उनकी आयु सीमा 65 साल, यानी 65 साल पूरे होते ही वो रिटायरमेंट जिसको बोलते हैं वो निवृत्त होते हैं। अभी कार्यकाल का समय जो है वो हम देखेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति की आयु सीमा है वो 65 वर्ष निर्धारित की गई है, यानी आयु सीमा उसकी 65 साल तक की है। जबकि संसद कानून का निर्माण करके आयु सीमा में परिवर्तन करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन हमारे देश में अभी 65 साल तय किया है। 65 साल के बाद वो निवृत्त होते हैं और सेवानिवृत्त होने के बाद वह भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। लेकिन असाधारण परिस्थिति, कोई ऐसी संयोग आए, ऐसी असामान्य परिस्थिति आए तो कई उसको जांच के लिए नियुक्त की गई जांच समिति का कार्य वो कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा केस आते तो जांच समिति बिठाते ना। आपने कभी सुना होगा कि कोई सरकार है उसमें कोई घोटाला हुआ है या कोई ऐसा आपराधिक केस हुआ है तो उसके लिए जांच समिति बिठाते हैं, तो उसमें जांच करने का काम नहीं वो कर सकते। कोई न्यायालय में वो वकालत का काम निवृत्त होने के बाद नहीं कर सकते।
अभी अगर वो निवृत्ति से पहले अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में अक्षम हो तो वो स्वेच्छा से राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र देकर अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो सकते। अगर वो उनको 65 साल नहीं हुए लेकिन वो 65 साल के पहले ही अपना काम जो करे, उनको लगे कि वो काम अभी नहीं कर पाएंगे, बीमार है या दिमागी हालत ठीक नहीं, या वो करना नहीं चाहते हैं, तो वो अपनी मर्जी से त्याग पत्र, इस्तीफा जिसको हम बोलते हैं, वो राष्ट्रपति को देकर निवृत्त हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अयोग्यता, अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार तथा संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन जैसे आक्षेपों के आधार पर उसके विरुद्ध संसद में महाभियोग प्रस्ताव की कार्यवाही द्वारा उसे उसके पद से बर्खास्त किया जा सकता है। अभी हम देखेंगे कि महाभियोग की कार्यवाही क्या है। महाभियोग यानी संसद के दोनों सदनों में जो भी कुल सदस्य है उसकी बहुमति हो। अभी दोनों सदन के यानी लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 250 में से ज़्यादा सदस्यों की बहुमति हो तब, तथा उस सदन में जो जितने भी सदन में सदस्य उपस्थित हो, जिस दिन की जब महाभियोग की प्रक्रिया होती है उस दिन राज्यसभा में और लोकसभा में जितने भी सदस्य उपस्थित होते उनसे मतदान करवाते, और मतदान में भाग लेने से 2/3 सदस्यों की बहुमति हो तभी पारित करके राष्ट्रपति की स्वीकृति के आधार पर न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सके। मोस्ट IMP प्रश्न में भी आ सकता है कि महाभियोग की कार्यवाही यानी क्या, या दूसरा प्रश्न इस तरह भी आ सकता है कि राष्ट्रपति को किस तरह उनके पद पर से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति नहीं, यहाँ पर हम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात कर रहे हैं कि न्यायाधीश को कब उनके पद पर से हटाया जा सकता है। और सेम राष्ट्रपति के लिए भी यही प्रक्रिया है, उनके पद पर से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया उनके लिए भी, ये दोनों की सेम प्रक्रिया है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अगर अपना काम बराबर नहीं कर रहा है, अगर हमने बहुत सारे पिक्चर टीवी सीरियल देखते कि जो निर्दोष व्यक्ति होता है उनको सजा या दंड दी जाती है और जो गुनहगार होता है उनको मुक्त किया जाता है। तो ऐसे जब होता है तभी वो अपना काम बराबर नहीं हुआ, भ्रष्टाचार यानी बहुत सारे पैसे लेकर वो ऐसा करते हैं, तो संविधान के जो नियम होते हैं उसके खिलाफ जाकर न्याय देते हैं, तो उनको उनके पद से हटाने के लिए संसद में महाभियोग का प्रस्ताव रखा जाता है। और तभी महाभियोग की प्रक्रिया 2 प्रकार की, कि अगर दोनों सदन में उपस्थित सदन में सदस्यों की बहुमति हो, यानी ज़्यादा सदस्य बोलते हैं कि हाँ उनको पद पर से हटाना चाहिए, तो वो बहुमति मिली। दूसरा ऐसा भी करते कि दोनों सदन में जितने सदस्य उपस्थित होते हैं मतदान किया जाता है और 2/3 सदस्य की बहुमति मिले तो ये मुख्य न्यायाधीश को उनके पद पर से हटाया जाता है, उसको बोलते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। और संसद न्यायाधीश के अनुशासनहीनता यानी डिसिप्लिन नहीं है उससे संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए जांच की कार्यवाही तथा आरोप सिद्ध करने की कार्यवाही का नियमन करेगी। ये सब काम संसद करती है। और संबंधित न्यायाधीश यानी जो भी न्यायाधीश उसमें आता है कि वो भ्रष्टाचार करता है, न्याय संविधान के खिलाफ देता है, डिसिप्लिन में काम नहीं करता है या वो काम करने के लिए योग्य नहीं है, तो संसद उसके विरुद्ध काम करती है। वो न्यायाधीश के खिलाफ संसद जो है वो कार्यवाही करती है। और संबंधित न्यायाधीश को संसद में उपस्थित रहकर, अभी जो भी न्यायाधीश के विरुद्ध ये महाभियोग की प्रक्रिया हुई है, वो न्यायाधीश संसद में उपस्थित रहकर अपने बचाव में, अपने पक्ष में प्रस्तुत करने का उनको अवसर भी दिया जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति उनके पद और गोपनीयता के शपथ विधि है, वो संविधान के प्रति वफादार रहने की शपथ दिलवाते हैं। तो राष्ट्रपति ही उनको शपथ जो है वो दिलवाते हैं और उन्हें प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर भी करना पड़ता है। ये बात की हमने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, तो उनकी योग्यता देखी
उनका कार्यकाल का समय 65 साल तक का है। अगर उससे पहले भी वो निवृत्त होना चाहे तो भी हो सकते हैं। और अगर वो अपना काम करने के लिए योग्य नहीं है, भ्रष्टाचार करते हैं, संविधान के नियम के खिलाफ न्याय देते हैं, तो उनको उनके पद पर से हटाने के लिए संसद में महाभियोग की प्रक्रिया होती है। जो प्रक्रिया हमने देखी वो मोस्ट IMP है। ये प्रश्न परीक्षा में भी बार बार आता है, याद रखना। ओके।